जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नाइम है और आज हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट रेट को और इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट फॉरेक्स मार्केट पे क्या होता है। इस वीडियो में हम तीन चीज़ें जानेंगे, व्हाट, हाउ एंड व्हाई। इन तीन चीज़ों के इंटरेस्ट रेट के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले व्हाट पे आ जाते हैं कि इंटरेस्ट रेट होता क्या है। इंटरेस्ट रेट जो है कास्ट ऑफ बोरोइंग मनी होती है, ये उसके ऊपर जो चार्ज होता है अगर आप बैंक से लोन लें या आपने किसी को लोन दिया है और उसके ऊपर जो परसेंटेज एक्स्ट्रा जो बंदा रिटर्न करता है, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन हो या इंडिविजुअल हो, उसे हम इंटरेस्ट रेट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने बैंक से $1000 लोन लिया है 5% के इंटरेस्ट रेट पे, तो जो एनुअल इंटरेस्ट रेट है, यूजुअली एनुअल होता है लेकिन इसे क्वार्टरली या बाई एनुअल भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द कंडीशन एंड एग्रीमेंट। तो आप अगर आपने 5% पे लोन लिया है और आप इसे साल के बाद अगर आप वापस करते हैं बैंक को, तो आपको $1050 वापस करने होंगे। इसी तरह अगर आप बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं जिसके ऊपर बैंक आपको पे करता है, तो अगर आप वो 5% है तो बैंक आपको साल बाद आपकी जो $1000 हैं वो 1050 हो जाएंगे। तो ये जनरली इंटरेस्ट रेट होता है। अब आ जाते हैं कि ये इंटरेस्ट रेट कैसे इम्पेक्ट करता है मार्केट को। इंटरेस्ट रेट की वजह से करेंसी फॉरेक्स वैल्यू जो है, फॉरेक्स मार्केट में करेंसी की वैल्यू अप या डाउन होती है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, अगर इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे तो करेंसी की वैल्यू कम होगी। वो हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। लोअर इंटरेस्ट रेट से करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी और इसी तरह क्योंकि ये इससे करेंसी की वैल्यू डिसाइड होती है और क्योंकि फॉरेक्स में काम ही सारा करेंसीज का है, तो इस वजह से फॉरेक्स में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। जब इंटरेस्ट रेट या उसके रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है, जैसे सीपीआई भी एक इंडिकेटर है इन्फ्लेशन का, और उससे इंडिकेट होता है कि नेक्स्ट आने वाले टाइम में सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट के बारे में कौन सी पॉलिसी बना सकते हैं। तो उस बुनियाद के ऊपर सीपीआई भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है और इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती है फॉरेक्स मार्केट में। और सेंट्रल बैंक का डिसीजन जो है वो एक अपॉर्चुनिटी होती है फॉरेक्स मार्केट के ट्रेडर्स के लिए। अच्छा, अब क्यों इम्पैक्ट होता है फॉरेक्स मार्केट पे। सबसे पहले तो ये कि जब करेंसी की वैल्यू, हायर इंटरेस्ट रेट करेंसी की वैल्यू को बूस्ट करते हैं, उसे हायर करते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर आपने दो करेंसीज, फॉर एग्जांपल यूरो और यूएसडी की हम मिसाल लें, अगर आपने यूरो में आपके पास इन्वेस्टमेंट है और यूरो का जो एनुअली इंटरेस्ट रेट है 5% है और यूएसडी का भी 5% है, आपने यूरो में पैसे रखे हुए हैं और अचानक से आपको पता चलता है कि आज सेंट्रल बैंक ने, जो यूएसए का है, उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। उन्होंने 5 से 6% कर दिया है या 5 से 5.5% कर दिया है। तो इसका मतलब अब यूएसडी में अगर आपके पैसे होंगे तो आपको साल के बाद 1000 के ऊपर 1050 की बजाय 1055 मिलेंगे या 1060 मिलेंगे अगर 6% हो गया। और जबकि यूरो में आपको 1000 के ऊपर 1050 ही मिलेंगे साल के बाद। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस चीज़ को अपॉर्चुनिटी लेते हैं कि जिस करेंसी का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो उस वजह से भी, क्योंकि उस करेंसी की डिमांड बढ़ रही है, वो डिमांड एंड सप्लाई का रूल, जो बेसिक रूल है मार्केट का, कि डिमांड ज़्यादा होगी तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इसलिए जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं फॉरेक्स के, वो करेंसी की तरफ जाते हैं जिसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, वहाँ पे रिटर्न ज़्यादा मिलते हैं और स्टेबिलिटी भी आती है, क्योंकि अब ज़्यादा लोग उसकी तरफ जाएंगे तो उस करेंसी की डिमांड ज़्यादा हो रही है तो उसमें कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा आएगा, वो ज़्यादा स्टेबल भी होगी। इसलिए यूएसडी को पूरी दुनिया में स्टेबल या ज़्यादा पावरफुल करेंसी कहा जाता है कि उसके ऊपर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है लोगों का। जो ट्रेड्स होती हैं पूरी दुनिया में वो ज़्यादा यूएसडी में होती हैं। अब दूसरी करेंसीज में भी शिफ्ट हो रहे हैं लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। तो अभी भी डॉलर की स्टिल मजमूई तौर पे उसकी पावर जो है वो बरकरार है। अच्छा, अब नेक्स्ट है कि कैरी ट्रेड अट्रैक्शन, क्योंकि इन्वेस्टर उस तरफ जा रहे हैं तो फिर फॉरेक्स के ट्रेडर वो भी उसी तरफ जाते हैं और उस करेंसी को बाय करते हैं, या अगर वो बेस करेंसी नहीं है तो उसे सेल करेंगे या दूसरे पेयर को सेल करेंगे। जैसे यूरो यूएसडी में यूरो सेल होगा अगर यूएसडी के इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। और
दूसरी चीज़ अब इसमें यह है कि एक तो इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, दूसरी चीज़ ये होती है कि वक्ती तौर पे फॉर द टाइम बीइंग टेम्परेरी तौर पे ये जो स्टॉक्स हैं उस कंट्री के, उनकी वैल्यू भी गिरती है। अब उनकी वैल्यू इसलिए गिरती है, अब जो यूएसडी, क्योंकि यूएसडी स्ट्रांग हो रहा है तो यूएसडी के अगेंस्ट बाकी करेंसीज के साथ साथ जो उस कंट्री के स्टॉक्स हैं, जैसे यूएसडी यूएसए का डाउ जोन्स है, नस्डैक है, US 100 है, US 30 है, ये तमाम स्टॉक्स इनकी प्राइस भी गिर जाती हैं, इनकी वैल्यू गिर जाती है और यूएसडी स्ट्रांग होगा। फॉर एग्जांपल अगर डाउ जोन्स 16,000 पे है तो 16,000 की बजाय वो हो सकता है कि 15,000, 15,500 या इस तरह उसकी वैल्यू कुछ कम होगी। उसकी वजह यही है कि कास्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाती है, इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ता है इन्वेस्टर को, तो वो अपने इंटरेस्ट रेट स्टॉक से निकाल के बैंक को वापस कर देते हैं क्योंकि अब उन्हें रिटर्न ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये एक उलट भी होता है। इससे कैश फ्लो जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि कैश फ्लो कम होगा, लोग डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, तो कैश फ्लो कम होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करेंगे क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा, तो उससे भी कैश फ्लो मार्केट में कम होता है और उससे भी स्टॉक की कीमत गिरती है। अच्छा, अब इसका रिलेशनशिप देखते हैं इन्फ्लेशन के साथ और इंटरेस्ट रेट के साथ, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। अगर आपने इन्फ्लेशन पे वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप इन्फ्लेशन और CPI पे वीडियोस लाजमी देखिएगा, फिर आपको ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ आएंगी। इकनॉमिक हेल्थ, जो एक अच्छी, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि इन्फ्लेशन से इन्फ्लेशन एक स्टेडी इन्फ्लेशन इकॉनमी के लिए अच्छी होती है, क्योंकि इकॉनमी उससे ज़्यादा ग्रो करती है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आता है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आता है तो वो ज़्यादा स्पेंड करते हैं। जब स्पेंड ज़्यादा करेंगे तो इन्फ्लेशन होगी, और इन्फ्लेशन जब होगी तो इन्फ्लेशन जब बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो पॉलिसी बनाते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, और उसमें इंटरेस्ट रेट को वो बढ़ाते हैं। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो मार्केट में इन्फ्लेशन कम होगी, लोगों के पास पैसा कम होगा, स्टॉक्स, जैसे हमने पहली स्लाइड में जिक्र किया इसका कि स्टॉक्स जो हैं उनका वो भी लो होंगे। जब स्टॉक्स लो होंगे तो फिर कंपनीज भी कम प्रोडक्शन करेंगी, तो फिर लोगों के पास पैसा कम होगा, तो फिर इन्फ्लेशन भी कम होगी, डाउन होगी। लेकिन इन्फ्लेशन के डाउन होने से फिर क्या होगा कि फिर जो इकॉनमी है कंट्री की वो भी सिकुड़ेगी, तो फिर सेंट्रल बैंक फिर रेट को कट करेगा, इंटरेस्ट रेट को। तो ये एक साइकिल चलता रहता है, ये चीज़ों को बैलेंस करते हैं। जैसे आप जगलर को देख लें किसी सर्कस में, वो तीनों चीज़ों को बैलेंस कर रहा होता है, तो ये वैसे ही है। ये पिक्चर देखें, ये रिलेशनशिप को शो कर रही है कि सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट कट करते हैं, उससे इकॉनमी एक्सपैंड होती है, और इकॉनमी के एक्सपैंड होने से इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज़ होता है। इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज़ होगा तो उसे कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो फिर इकॉनमी कम होगी, और उसके बाद इकॉनमी को बढ़ाने के लिए फिर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे, और ये साइकिल इसी तरह चलता रहता है। तो इसीलिए फॉरेक्स के जो ट्रेडर्स हैं इंटरेस्ट रेट पे नज़र रखते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या कोई इंडिकेशन उन्हें मिलता है तो वो उस साइड पे वो करेंसी को बाय कर लेते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि अब इंटरेस्ट रेट कट होंगे तो उस करेंसी को सेल करना शुरू कर देते हैं। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग इन फॉरेक्स एंड इंटरेस्ट रेट न्यूज़, जैसे कि मैंने पहले बताया था, हायर इंटरेस्ट रेट स्ट्रांगर करेंसी होगी, और स्ट्रांगर करेंसी की वजह से उस करेंसी को बाय करेंगे, उसकी डिमांड ज़्यादा होगी तो आप उसे बाय करेंगे। और अगर लो इंटरेस्ट रेट या कट होगा इंटरेस्ट रेट तो उससे करेंसी वीक होगी, और वीक होने की वजह से इंटरेस्ट रेट उस करेंसी को हम सेल करेंगे बाय की बजाय, और या उस करेंसी के अगेंस्ट जो बाकी करेंसीज हैं उन्हें बाय किया जाएगा और उस करेंसी को सेल किया जाएगा। और स्टॉक मार्केट का जो ट्विस्ट है वो भी मैंने आपको बता दिया कि स्टॉक मार्केट डाउन जाएगी। जैसे अगर USD का आप नस्डैक के साथ है तो आप उस वक्त, अगर USD नस्डैक है तो आप स्टॉक को सेल कर सकते हैं USD के अगेंस्ट। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये टेम्परेरी होता है, ये परमानेंट नहीं होता कि ये अब बढ़ता ही रहेगा जब तक अगली बार इंटरेस्ट रेट ना हो। ये साइकिल थोड़ी देर के लिए होता है और उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाती हैं चीज़ें, और दोबारा से स्टॉक रिकवर होना शुरू हो जाते हैं। तो आप इस चीज़ पे ये नहीं कर सकते कि अगर इंटरेस्ट रेट अभी बढ़ गया है तो ये अगले 45 दिन बाद, जैसे USA का हर 45 दिन बाद उनकी मीटिंग होती है और उसके में डिसाइड करते हैं, तो ये इस तरह नहीं होता कि वो वेट करेंगे उसका
इंटरेस्ट रेट का नेक्स्ट और तब तक ये स्टॉक लो ही होता रहेगा, ऐसा नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि कितना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया या कम किया गया, और ये एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा होता है। एक तो होता है एक्सपेक्टेशन, आप देखें, एक तो लास्ट टाइम जो इंटरेस्ट रेट, फॉर एग्जांपल यूएसए का इंटरेस्ट रेट 5% है, लेट्स अज्यूम इट्स 5%। तो इसमें क्या होगा कि अगर 5% है ये इंटरेस्ट रेट, तो मैं टाइप नहीं ठीक कर पा रहा, अगर इंटरेस्ट रेट 5% है तो आप इसे और एक्सपेक्टेशन है कि अब 5.5% या 5.25% होगा, तो ये नॉर्मल है क्योंकि एक्सपेक्टेशन यही है। जो इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ है वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आनी चाहिए, तो फिर ये एक अच्छी खबर होगी। हाँ, 5 से 5.5 या 5.25 भी होता है या 5.25 भी होता है, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है करेंसी के लिए। लेकिन ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था। तो फिर ये डिपेंड करता है कि एक्सपेक्टेशन से कितनी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है, हम इस चीज़ को हमने देखना होता है। तो वो फिर अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाया या कम किया गया, तो उसका इम्पैक्ट भी उतना ज़्यादा लंबा होगा। लेकिन अगर शार्टर है तो फिर उसका इम्पैक्ट भी शार्ट होगा, लेकिन मैक्सिमम 2-3 दिन या मैक्सिमम 1 वीक होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। नॉर्मली 1-2 घंटे के लिए ही होता है। अब की टेक अवेज इंटरेस्ट रेट, करेंसी स्टॉक और इन्फ्लेशन के बारे में। इंटरेस्ट रेट जो है वो करेंसीज को हायर रेट्स जो हैं वो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करते हैं, और उस वजह से उस करेंसी की वैल्यू बढ़ती है। अगर कम होगा इंटरेस्ट रेट तो उससे करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी, कम होगी। स्टॉक जो है वो इनिशियली डिप कर सकते हैं, स्टॉक की कीमत डाउन हो सकती है, या उनका जो इंडेक्स है वो डाउन हो सकता है। और इसीलिए अब सीपीआई जो है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था पिछले वीडियो में, कि सीपीआई के बढ़ने से इस चीज़ का एनालाइज होता है, किया जाता है कि क्योंकि अब सीपीआई ज़्यादा आया है, क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा हुई है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो सेंट्रल बैंक है वो अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। इस वजह से उस वक़्त वो मार्केट में एनालिस्ट जो बैठे हैं वो इस तरह एनालाइज करते हैं चीज़ों को, तो वो इंटरेस्ट उस एक्सपेक्टेशन की बुनियाद पे करेंसी की वैल्यू उस वक्त भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो तो। और अगर इन्फ्लेशन कम होगी तो अब ये है कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया जाएगा या इंटरेस्ट रेट को कट किया जाएगा, उस वजह से करेंसी की वैल्यू भी डाउन होती है। फॉरेक्स डायनामिक्स इसमें वही हैं कि ट्रेडर्स अपॉर्चुनिटी को ये सीज़ करने की कोशिश करते हैं, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है ट्रेडर्स के लिए। और सेंट्रल बैंक का रोल इसमें जगलिंग का है कि वो जगल करते हैं चीज़ों को, इकॉनमी को एक्सपैंड करने के लिए इंटरेस्ट रेट कट करते हैं, फिर इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, फिर इकॉनमी सिकुड़ती है और इकॉनमी को फिर बूस्ट करने के लिए वो इंटरेस्ट रेट कट करते हैं। तो ये वो जगलर्स का किरदार अदा करता है सेंट्रल बैंक इसमें। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।